हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवेयरनेस टुडे। आज हम बात करने वाले हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। ये न्यूज़ में, इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि ये दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक बन चुका है। और सबसे भी ज़्यादा खास बात ये है कि ये चाइना इसका करता धरता है। जी हाँ, वो चाइना जिसने कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को हिला के रखा है। कई देश दुश्मन भी बन चुके हैं, उसके बाद भी चाइना ने 14 देशों के साथ इसको साइन किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो 14 देश कौन हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसमें मैं 3 स्टेप्स में कवर करूंगा आरसेप को, कि व्हाट इज़ आरसेप, हु आर इट्स मेंबर्स और ये अभी न्यूज़ में क्यों है। देखिए, आरसेप एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो एशिया पैसिफिक रीजन के जितने भी देश हैं, जैसे आसियान से लेकर और 5 देश और मिलाकर, उनको मिलाकर ये बनता है। तो आसियान के अंदर कौन से देश हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, और ये 5 देश कौन से ये भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो आसियान प्लस 5 अदर कंट्रीज मिलकर आरसेप तैयार करते हैं, और चीन इन सब का करता धरता है। मींस ये चीन की बैक से हो रहा है, चीन इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिला के आसियान के अंदर देखिए 10 देश हैं जो इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया में पड़ते हैं, और 5 अन्य देश हैं। तो टोटल हो गए 15। अगर इन 15 देशों की इकोनॉमी को अगर आप मैच कर दें तो दुनिया के टोटल जीडीपी का 30% बनाते हैं। और अगर आबादी की बात करें तो देश पूरी दुनिया की आबादी का ये 30%, 30% बनाते हैं। यहाँ सामने आप स्लाइड में बगल में देख सकते हैं आरसेप मेंबर्स का डायग्राम है, जिसमें आप ग्रीन, ब्लू, पर्पल कलर में बड़े बड़े देश आप देख सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है इसमें, और म्यांमार भी है। बहुत सारे देश हैं, ऊपर जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है। तो ये आप अपने एटलस में इसको देखेंगे कौन कौन से देश हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इसके सदस्य कौन है। इसके सदस्य यानी कि आरसीईपी के सदस्य हैं आसियान देश प्लस 5 अदर नेशंस। सबसे पहले देखते हैं कि आसियान के अंदर कौन कौन से वो 10 देश हैं। ये आसियान अपने आप में एक इंटरनेशनल ग्रुप है, ठीक है। और इस ग्रुप पे कौन कौन से सदस्य हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारे देश भारत के साउथ ईस्ट एशिया में पड़ते हैं, और ये हमको पढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये हो गए 10 देश, और वो बाकी के 5 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और या चाहे आसियान में से कुछ देश हों, मैक्सिमम की चाइना के साथ नहीं बनती है। इश्यूज हैं, किसी का सी वाटर डिस्प्यूट है, किसी का साथ लैंड का डिस्प्यूट है, किसी का कोरोना की वजह से लड़ाई छिड़ गई है। जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत ओपनली अब चाइना के खिलाफ बोलता है। अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं अभी करंट में। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि जब ये चाइना के साथ इतनी हमारी टसल है, मतलब कि इन देशों की टसल है, उसके बाद भी ये लोग इकोनॉमिक पैक्ट ऐसे आरसीईपी जैसे साइन कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जितने भी ये इंटरनेशनल बॉडीज़ तैयार की जाती हैं, जब बनती हैं, चाहे वो आरसीईपी हो, सार्क हो, आसियान हो, एपेक हो, चाहे वो एशिया पैसिफिक रीजन के हो, चाहे ट्रांस पैसिफिक हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब का जो आधार होता है, जो मूल होता है, वो इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अपना जो प्रोडक्शन हमारे देश में इंडस्ट्रीज में हो रहा है उसको कैसे हम बेचें, कैसे प्रॉफिट कमाएं, और एक सामंजस्य, एक बैलेंस बिठाकर साथ में चलें। जब कभी भी इकोनॉमी की बात आती है तो दो दुश्मन भी हमेशा दोस्त बन जाते हैं। उसका एग्जाम्पल भारत और चीन है। चीन के अंदर हमारा कितना सामान बिकता है, अब इस दिवाली में तो बहुत कम बिका, लेकिन फिर भी ट्रेड तो चलता रहता है, बेशक बॉर्डर पे जितना मुझे डिस्प्यूट हो। तो हर देश अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव और करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तभी आप किसी से दोस्ती या दुश्मनी निभा सकते हो। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हो तो हर कोई आपको दबाएगा। इस केस में चाइना अपने आप को बहुत बड़ी इकोनॉमी शो कर रहा है, और सबका मतलब कि बिग ब्रदर बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आरसेप को खुद होस्ट करके आगे सबको लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाली है। तो चलिए अब फटाफट आगे चलते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आसियान के कौन कौन से देश हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आसियान के कौन कौन से देश हैं। ग्रीन कलर में सारे आसियान के देश हैं। तो आप इसको एटलस में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखने से ज़्यादा सिचुएशंस क्लियर होती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब ये आरसीईपी न्यूज़ में क्यों था, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्यों खबर में थी? देखिए 15 अक्टूबर 2020 को चाइना ने 14 और देशों के साथ ये डील साइन की है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक कहा जा रहा है, और ये रियली में बहुत बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। जब भी कोई इसी तरह के कोई पैक्ट साइन होते हैं तो उसमें सबसे पहली कोशिश यही रहती है कि जो टैरिफ्स हैं वो दूसरा देश कम लगाए। यानी कि अगर मैं भारत अपना सामान बेच रहा हूं तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जिस देश को मेरा सामान जा रहा है वो थोड़ा सा ट्रेड टैरिफ्स जो है कम करे, ताकि मेरा सामान थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाए, थोड़ा आसानी से बिक सके। तो ये ऑलरेडी कम थे, तो इसमें एक चीज़ और की गई कि जितने टैरिफ्स कम है उनको और कम किया जाए। तीसरी चीज़ इसमें ये है, आप देखेंगे चाइना, जापान और साउथ कोरिया पहली बार एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर सिंगल ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जबकि तीनों आपस में कोई ज़्यादा अच्छे टर्म्स नहीं है इनके। जापान और चाइना की तो ऐतिहासिक दुश्मनी है। साउथ कोरिया का इशू नॉर्थ कोरिया के साथ है, लेकिन नॉर्थ कोरिया चाइना से बैक्ड है, इसलिए साउथ कोरिया को भी इशू है। ठीक है, तो मैंने वही पीछे जो कहा आपको कि इकोनॉमी की बात जहां आती है तो दो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, बनना पड़ता है, ना चाहते हुए बनना पड़ता है कि भाई आफ्टर ऑल इकोनॉमी चलेगी तभी देश चलेगा। आप किसी से युद्ध तभी कर पाओगे, दुश्मनी भी तभी निभा पाओगे जब आप स्ट्रांग हो गए इकोनॉमिकली। दैट्स व्हाई दे आर कमिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील हो, चाहे वो सीपीटीपीपी की हो, आरसीईपी ने कोई भी लेबर का या एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड नहीं रखा। कई बार क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल डील्स होती है तो उसमें ये कहा जाता है एनवायरमेंटल कंसर्न लिया जाएगा, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट को, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, चाहे वो मैरीन हो, कुछ भी हो, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, और लेबर्स के जो हित है उनको भी हमने इंटैक्ट रखना है, तो वो सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना होता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं किया गया है। एक और बात, मेंबर्स में आपने देखा होगा भारत का नाम कहीं नहीं है। यस, भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत आसियान का मेंबर भी नहीं है, भारत आरसीईपी का मेंबर भी नहीं है। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से किस में से भारत, कौन सी संस्था का भारत सदस्य है, और उसमें कहीं पर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं कर पाएंगे इस सवाल को, और नहीं आता हो तो करना भी नहीं है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में जाओगे। लेकिन आरसीईपी ने क्या किया, भारत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। भारत के लिए दरवाजे क्यों खुले रखे? भारत को दुनिया बहुत बड़ा मार्केट मानता है, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है इंडिया में, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आना चाहते हैं आ सकते। लेकिन अभी के लिए भारत ने मना किया है। वो क्यों मना किया वो अगली स्लाइड में कंसर्न्स बताऊंगा कि इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं, इंडिया ने क्यों मना किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं आना चाहते हो, फिर भी हमने दरवाजा खुले रखे, जब आपका मन करे आप आ जाओ। ठीक है, हुआ क्या था, 2019 में भारत इससे बाहर आ गया था, मेनली ड्यू टू द कंसर्न्स ऑफ डंपिंग। देखिए चाइना जैसे देश क्या करते हैं, डंपिंग का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। चाइना क्या करता है, क्योंकि ये सारे देश WTO के मेंबर्स होते हैं, भारत भी WTO का मेंबर्स है, तो जब आप WTO के मेंबर होते हैं तो आपको कोई दूसरा आपका WTO का मेंबर देश सामान दे रहा है, बेच रहा है, तो आप उसको ना नहीं कर सकते हो। बेशक आपको नहीं चाहिए, बेशक आपके पास पर्याप्त है, आप खुद उसकी डोमेस्टिक प्रोटेक्शन भी कर रहे हो, आपको नहीं चाहिए तो आप उसको ये नहीं बोल सकते भैया मेरे को नहीं लेना, बात खत्म। आप मना नहीं कर सकते जब तक WTO के मेंबर हो, आपको लेना पड़ता है। तो भारत ने क्या किया, क्या कहा कि चाइना जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है वो भारत में डंप करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टील है, हम चाइना को स्टील सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो चाइना भी कुछ चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करता है स्टील की चीज़ें बनाकर, लेकिन हमारे देश में वो चीज़ सबसे ज़्यादा बनती है। हमारे देश में ऐसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टाटा स्टील्स है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में स्टील बनती है, उसके बावजूद भी चाइना से हमारे स्टील आता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, तो हम उसको मना नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते कि हमारी ज़रूरत नहीं है, हम खुद बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट जो चाइना हमें कर रहा उसका रेट हाई कर देते हैं, उसके बाद टैक्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो इंपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं, हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्टील चाइना का भारत में बिक रहा है और जो भारतीय कंपनियां भारत में बेच रही हैं, चाइना तो उसको सस्ता बेचता है, तो चाइना की स्टील का रेट अगर मान लीजिए 90 रुपये है, फॉर एग्जांपल 1 किलो 90 रुपये है, और जो भारतीय कंपनियां बना रही हैं, भारत में बेच रही है, वो 1 किलो 100 रुपये का है, तो ऑब्वियसली हर कोई 90 रुपये के पीछे जाएगा। जब मास प्रोडक्शन में चीज परचेज में चीज़ जाती है तो 1-1 रुपया मैटर करता है, तो 90 रुपये के पीछे जाएगा, तो चाइना का माल ज़्यादा बिकेगा, हमारे देश की कंपनियों का माल बिकेगा नहीं, तो घाटा होगा, हमें नुकसान होगा हमारी इंडिजिनियस कंपनी को। तो क्या करती है भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, जिससे क्या है चाइना का वो 90 रुपये का सामान 110 रुपये का हो जाएगा, भारत में वो सामान
₹95 या ₹100 का बिकेगा तो लोग प्रेफर करेंगे जो सस्ता होगा। इसलिए अपनी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ही जो सामान एक्स्ट्रा आता है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है। और ये डंपिंग की आदत चाइना की जो है, वो चाइना क्या करता है, अपनी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन रुकने नहीं देता, साइकिल बहुत ज़्यादा चलाते रखता है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जितना सामान फालतू बनता है वो सारा देशों में भरता रहता है। और एक डंपिंग आती है हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स की न्यूजीलैंड से, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की आती है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये बात डंपिंग आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि होता क्या है। अब आते हैं भारत का मुद्दा, भारत का कंसर्न क्या है, भारत इसका क्यों नहीं हिस्सा बनना चाहता। भारत ने कहा है कि लिस्ट तैयार की जाए, प्रोटेक्टिव लिस्ट गुड्स और सर्विसेज की, ताकि जिससे कि मैं अपने देश की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको शील्ड कर सकूँ, उसको प्रोटेक्ट कर सकूँ, ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। दूसरा उसने ये बोला कि अगर मैं इसका सदस्य बनता हूं, भारत ने कहा कि अगर मैं आरसेप का सदस्य बनता हूं तो जो मैंने ड्यूटीज अभी इंपोज कर रखी हैं चाइना के गुड्स के ऊपर, जो वो डंपिंग करता है, मास डंपिंग करता है, वो ड्यूटी मुझे हटानी पड़ेगी। और चाइना का जितना भी फालतू का सामान आ रहा है, डंप कर रहा है, वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि मेरी इंटर्न जो इंडियन कंपनीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। और अल्टीमेटली ट्रेड डेफिसिट भी मेरा और बढ़ेगा। ये ट्रेड डेफिसिट आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया और चाइना के बीच में 5.8 बिलियन US डॉलर्स का है, तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरी बात भारत ने इंपॉर्टेंट ये कही कि अगर मैं आरसेप का सदस्य बनता हूं तो मुझे अपनी इंडियन मार्केट जो है आसियान देशों के लिए खोलनी पड़ेगी 74%। तो ये हमारे लिए मुश्किल है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो भारत ने ये कंसर्न रखे थे और अपने पॉइंट्स भी रखे, लेकिन आरसेप ने ये सारे पॉइंट्स खारिज कर दिए, जिसके बाद से भारत ने ये फैसला किया कि अभी वो इससे बाहर रहेगा, इससे दूर रहेगा, क्योंकि भारत का कोई भी पॉइंट माना नहीं गया। तो ये है आरसेप से रिलेटेड चीज़ें। अब अगले पॉइंट में आपने आरसेप को अच्छे से समझना है। हर इंटरनेशनल जो भी अब डील है, ट्रेड है, वो सारा आपने समझना है। कितनी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या उनके इश्यूज हैं, वो किस चीज़ पर आधारित हैं, उनके एम कब है, उनकी फॉर्मेशन कब हुई है, A to Z आपको उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 या 2 आ ही जाते हैं क्वेश्चन इस पर बेस। तो अब अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल एशिया की, वो परभनी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में स्थापित होने वाली है। परभनी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत सारा पानी, गर्म पानी चाहिए होता है, जिसकी टेम्परेचर जो है 40 से 100, 120, 110 डिग्री तक होती है। तो अब वो पानी गर्म करने के लिए सोलर पावर का एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। पहले वो कन्वेंशनल ग्रिड से एनर्जी लेते थे, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते थे, तो एनुअल खर्चा बहुत ज़्यादा था। अब ये काम सोलर पावर करेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एशिया के अंदर पहली सोलर पावर टेक्सटाइल मिल स्थापित होने जा रही है महाराष्ट्र स्टेट के परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ये जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के अंदर कुछ ये 4 विशेष प्रोसेस हैं, ये आपको नाम पता होने चाहिए। एक होता है गिनिंग, एक होता है प्रेसिंग, वीविंग, स्पिनिंग। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एक टेक्सटाइल मिल के अंदर किए जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की लास्ट स्लाइड के अंदर क्विज देखेंगे। क्विज क्या कहता है, इसका आंसर आपको ढूंढना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपेक। मैं इसमें नहीं बताऊंगा एपेक क्या होता है, आप खुद सर्च करेंगे। एपेक के बारे में अगर बना रखे हैं नोट्स तो वहां से पढ़ेंगे, नहीं तो एपेक के नोट बना के उसको ऐड कर लीजिए। एपेक क्या होता है? देयर आर 21 मेंबर इकोनॉमीज इन इट। इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड इन एशिया पैसिफिक रीजन। थर्ड, इंडिया एज ए मेंबर हैज अ की रोल इन साउथ एशिया। फोर्थ, इट्स हेडक्वार्टर इज इन सिंगापुर। तो आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन नीचे ABCD में दे रखे हैं, आप इसको देखिए, एपेक को पढ़िए, उसके प्रॉपर पूरे नोट्स बनाइए, उसके बाद इसको आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से बेस लेवल तक पढ़िए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।